तो इस मॉडल को ना आपको याद रखना कि क्रिस्टल फील्ड ने कैसे कहा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि जितने भी मेटल थे वो लिगेंड के साथ जो है क्या बना रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे। ये अलग, बिल्कुल अलग थ्योरी बताता है। ये क्या कहता है कि नहीं, अब जो मेटल के साथ जो लिगेंड फॉर्म करता है वो आयनिक का फॉर्मेशन करता है। कहता है क्यों? कहता है कि एक मेटल है और एक लिगेंड है, मेटल पे पॉजिटिव है, इस पे लिगेंड है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, आप लोगों को पता है टू अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड टू सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम वैसे ही हो गया कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज था, एक के पास नेगेटिव चार्ज था, जिस कारण से अपोजिट चार्ज होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लगना शुरू हो गया। और जैसे ही लगने लगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है। और स्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है, और जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। हाँ बोलिए। सर आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो, मेरी क्लास बार बार कट हो रही थी। ओके ठीक है, क्या नाम है? मनीषा? यस दो सर। दो, ओके, दो दो नाम से आप जुड़े हो? मोहित कैलाश भी जुड़ा है, मनीषा कैलाश भी? सर नो, नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि देखो सीएफटी जो है ना बेसिकली सॉलिड के उसके एनर्जी के बारे में बात करेगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है उसके इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करेंगे। हमने कहा कि अभी तक जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे हमने क्या कहा कि कोवेलेंट नेचर के जो होते हैं, यानी कि बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीएफटी ऐसा नहीं कहता। एक बार क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू द सीएफटी इट्स बॉन्ड इज आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, तो क्या कहोगे? आयनिक बॉन्ड, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने कहा कि सीएफटी ने क्या कहा कि एक मेटल है उसमें पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या नाम कह दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दिया। और ये जो बनता है किसके कारण बनता है, आयनिक बॉन्ड के कारण बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आयनिक बॉन्ड कहता है। देखो यही कहता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि एक मेटल था, पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा लिगेंड था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, जिस कारण से इसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। किसके किसके बीच में लगेगा, मेटल एंड लिगेंड के बीच में, और इसी के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। एंड हैज टू बी आयनिक। ये बात याद रखिएगा कि अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सीएफटी के अनुसार से जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आयोनिक बनते हैं। और ये जो होता है कैसा होता है, एंड द इंटरेक्शन आर कंसिडर्ड एज अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसको जब बीच फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कह देते हैं। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। मैंने आपको बताया कि इनके बीच जो मॉडल होता है ये किसके बिहाफ पे है, यानी कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, एक आपको सेशन रीजन में क्वेश्चन मिला हुआ था। The transition metal that is present as the central atom in the complex is considered as a positive point charge. जो ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ओके, आपसे पूछा भी गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। तो आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कहां से होते हैं, डी ब्लॉक से होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक। क्यों कहते हैं, क्योंकि डी के बीच में ही ये वाले ब्लॉक आते हैं, यानी कि जो है आप लोगों को पता होगा 71 से जो है इस प्रकार से आते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, 79 से सॉरी, तो हम लोग या 80 से हम लोग कह देते हैं, जो भी आता है क्योंकि इसके बीच में आता है इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कह देते हैं। ओके ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द ट्रांजिशन मेटल दैट हैज इज प्रेजेंट एज द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इसको आप कैसा लोगे, सेंट्रल मेटल लोगे, और उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉइंट चार्ज कह देते हैं। ठीक है,
यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड ऑब्जेक्शन कहता है, हाँ किन्हीं को कोई डाउट है? ओके ठीक है। व्हेन द लिगेंड्स आर, अगर एनायन होगा तो उसको पॉइंट चार्ज का होगी, इस बात को याद रखना। अगर जब न्यूट्रल होगा तो उसको हम लोग डायपोल कहते हैं। यही पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा था कि अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, और अगर जब न्यूट्रल होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पॉइंट डायपोल्स कह देते हैं। यही पूछा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पॉइंट डायपोल होते हैं इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप लोग को बताना है यस। इसी टाइप का कुछ घुमा फिरा के जो है असर्शन रीजन में आपसे पूछेगा। तो आपको बताना है कि जो क्रिस्टल फील्ड में है, अगर जो एनायन है तो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, और न्यूट्रल है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? पॉइंट डायपोल कह देंगे या डायपोल कह देंगे। ओके। फोर्थ, इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन, यहाँ पे जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो किस फॉर्म में होता है? जब भी रिएक्शन होता है तो जनरली वो गैसियस फॉर्म में होता है। यहाँ भी वैसे ही होता है कि जब ये कोई रिएक्शन में जाता है तो ये क्या कर जाता है? आइसोलेटेड गैसियस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके पास जो होते हैं 5D डी जनरेटेड। अब आपके सामने डी जनरेटेड एक नया वर्ड है। डी जनरेटेड का मतलब है, आप लोगों को पता होगा डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल। वेरी गुड। एस में कितने होते हैं? 1। टी में कितने होते हैं? 3। और डी में कितने होते हैं? 5। याद करने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसको याद रखिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं, बस इस प्रकार से एक्स वाई जेड इतना सा याद रखना है, ठीक है? क्योंकि हमें इसका जो है क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा कि कैसे इसके जो है नाम याद रखेंगे। देखो पहला हम बना लिए एक्स वाई, दूसरा हमने बना लिया वाई जेड, तीसरा जो बच गया जेड एक्स। जेड यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या करा कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर कर दिया। ये 5 जो है ये सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। डी जनरेटेड का मतलब होता है जिस ऑर्बिटल के सभी जिस मतलब जो है यहाँ पे जो ऑर्बिटल है या जो ऑर्बिट है उनके ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सभी के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, उसको हम लोग क्या कह देंगे? डी जनरेटेड कह देंगे। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? बोलिए यस। तो हुआ क्या? अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट रिपल्सन बिटवीन दिस पॉइंट आर मिनिमम। जब यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑर्बिटल में जब आप लिगेंड को उसके अंदर डालोगे तो आप इस प्रकार से डालना कि रिपल्सन मिनिमम हो। जैसे मान लो कि मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं जो है क्या बना रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं। देखो मेरे पास तरीका एक ये है और दूसरा तरीका है कि मैं सबको एक ही साइड भर दूं। 6 है, 6 को मैंने भर दिया, ठीक है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लो जिस घर में 2 आदमी है, दोनों में आपस में लड़ाई होगा, वो घर स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है कि जब लिगेंड पास पास होते हैं तो वो रिपल्सन करने लगते हैं। आप लोग रिपल्सन का तो मतलब समझते हो ना? जैसे देखना किसी से क्लास में लड़ाई हो जाती है और टीचर ने जैसे उसके साथ बैठा दिया, क्लास खत्म होता है तो देखना कितना तेजी से रिपल्सन आगे या पीछे हो जाता है, ठीक है? तो अब आप लोग समझ गए होंगे किस रिपल्सन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही इसके अंदर जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है। अच्छा, जब रिपल्सन बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। जब या ऐसे मान लो कि 2 आदमी है, उसके अंदर देखना जैसे कोई आता है, मान लो सपोज करो कि 2 घर में आदमी है, ठीक है? उसके घर में तीसरा आ जाता है तो क्या करते हैं? वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिससे तीसरा क्या होता है? भाग जाता है, ठीक है? खैर ऐसा होता नहीं है सब जगह, बस मैं आप लोगों को आसानी के लिए ऐसा बोल दिया, ठीक है? ओके। अच्छा, जिसके अंदर रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी,
एनर्जी अगर जो हाई है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो लो। हो जाएगी। लो ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूं, तो स्टेबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हाई इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब जब ये लिगेंड्स चाहते क्या है कि अपने रिपल्सन को मिनिमम करना चाहते हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी कि लिगेंड को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि ताकि कि मिनिमम रिपल्सन हो सके। अब जैसे मान लो कि दो स्टूडेंट है ए एंड बी, अब वो दोनों में लड़ाई हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ पे भेजेंगे, दूसरे को बी को यहाँ पे भेजेंगे, दोनों को साथ नहीं रखेंगे। दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या कर लेगा, आपस में जो है मार कर लेगा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब होता क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से, द डीजेनरेसी इज स्टिल मेंटेन्ड। वो जो न्यूट्रल मतलब जिसकी एनर्जी सेम है, हम जब ये आप जब तक इसके अंदर कुछ करोगे नहीं तब तक इसकी एनर्जी फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होना चाहता, ये अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना चाहता है, इसमें सभी की एनर्जी को बराबर देना चाहता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, लिगेंड डालते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि हलचल होनी शुरू हो जाती है। किसी की एनर्जी बढ़ा देता है, किसी की एनर्जी जो है क्या कर देता है, घटा देता है। इफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड सराउंड द मेटल एटम, हमें इस प्रकार से अरेंज करना होता है ताकि कि मिनिमम जो है वो क्या हो सके, रिपल्सन हो सके, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल में जो है अरेंज करना पड़ेगा। जैसे 6 लिगेंड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक साइड, यानी कि एक इधर दे दिए, 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 तो बिल्कुल सिमेट्रिकल में जो है क्या करना पड़ता है, आपको जो है अरेंज करना पड़ता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3-4 टाइप के आपके मन में जो है क्वेश्चन उठेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, इसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल है इन सबकी एनर्जी सेम है। यहाँ पे एवरेज एनर्जी कैसे इंक्रीज हो गया, तो यहाँ लिखा है ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसकी एनर्जी क्यों बढ़ गई। मैं आपको छोटी सी पहली बात समझाता हूं, तो फिर इसके बाद इसकी लॉजिक समझाऊंगा। जैसे मान लो कि अगर जब हमारे सामने कोई शत्रु आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं या फिर लो हो जाते हैं, यार आओ मार लो कोई दिक्कत नहीं है। बूस्ट अप करते हैं। ऐसे जैसे मान लो कि सपोज करो कि किसी ने सांप देखा, तो जैसे एड्रिनल क्या करता है, अपने हार्मोन को इंक्रीज करता है, ताकि कि वो अलग बात है कि उससे अटैक करे या नहीं करे, लेकिन वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखता है कि जैसे मेरे सामने आएगा दौड़ के भागना है, ये नहीं कि उसी के सामने सीधे सीधे जो अपना जो है आओ तुम भी हम भी आए और काट के चले जाओ, ऐसा नहीं करते। यहाँ भी सेम होता है। और इसका देखो लॉजिक क्या है कि जब ये डी ऑर्बिटल सिंपली जो है ना इसकी एनर्जी नहीं बढ़ाओगे तो ये लिगेंड जो है यानी कि आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, तो जिस कारण से क्या कर देता है, एवरेज एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये एनर्जी इंक्रीज ही क्यों हुआ, एवरेज एनर्जी का मतलब क्या है। एवरेज एनर्जी का मतलब है कुछ की एनर्जी बढ़ रही होगी, कुछ की एनर्जी घट रही होगी, ओवरऑल एनर्जी जो है क्या हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी। यहां तक आपको समझ में आ गया क्यों इसकी एनर्जी बढ़ रही है। यस। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि इसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो गई। हो सकता है कि किसी दिन आपको मान लो कि एक मंथ की मुझे कोई मैं जो है बिजनेस चला रहा हूँ या दुकान चला रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे को पूरे महीने ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, लेकिन पहले 2 दिन जो है घाटा हुआ, तीसरा दिन प्रॉफिट नो लॉस हुआ, बाकी दिन जो है मुझे क्या हुआ, यानी कि जो है प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि ओवरऑल एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, वो जो है इंक्रीज हो जाती है। और जब ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी जो है क्या हो गई, डीजेनरेटेड से क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है। ओके, either an ion or the negative end of dipolar molecules like NH3 and H2 when there is negative field due to ligand in a complex। अब होता क्या है कि जैसे ही इसके पास लिगेंड जाता है तो ये क्या करता है कि जो भी कंपाउंड है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो उसकी एनर्जी, उसके इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहता है। तो जब वो फिल करना चाहता है ना, तो उसके अंदर जो है ना क्या हो जाता है कि रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि कोई भी लिगेंड एवरेज एनर्जी में आता है तो हो सकता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वो कहेगा कि मैं बॉस हूं,
जिसकी एनर्जी कम हो वो क्या कहेगा, अरे यार ठीक है मैं एकदम बिल्कुल आराम से रहूंगा। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी की एनर्जी बढ़ जाती है और किसी की एनर्जी घट जाती है। किसके कारण से होता है, लिगेंड्स के आ जाने के कारण होते हैं। कुछ लिगेंड जैसे मान लो कि अगर जैसे सपोज करो कि अगर जो आपके सामने कोई अच्छा सा जो है प्लेयर आ जाए तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप कहोगे हम तो सचिन बन जाएंगे। अगर जैसे सपोज करो कोई क्रिकेट खेलता है उससे सचिन मिलने आएगा, 4 दिन तक वो क्या करेगा, क्रिकेट ही मारेगा छक्का, चाहे उसको आता हो या नहीं आता हो। तो उसी तरीके से कुछ लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं कि एनर्जी को बूस्टअप कर देते हैं, और जिस कारण से कुछ की एनर्जी हाई हो जाती है और कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही कुछ की एनर्जी हाई और कुछ की एनर्जी कम हो जाती है तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। और जब गैप आ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एनर्जी का स्प्लिटिंग कह देते हैं। हाँ बोलिए मनीषा। सर जो लिगेंड्स है वो कब अपनी एनर्जी बढ़ाती है घटाते हैं? जस्ट आपको समझ में आ जाएगी कैसे बढ़ाती है, इसी चीज के बारे में हम लोग जो है जस्ट बात करने वाले हैं, ठीक है। सर नहीं, कब बढ़ाते हैं? क्या बोले? सर कि ऐसे तो सभी जो लिगेंड के जो भी ये पेयर्स है उनमें सभी एनर्जी सेम होती है, बट ये बढ़ाते और घटाते कब है? ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लिगेंड्स यूज कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए ना कुछ की, मैंने क्या कहा कि ओवरऑल ये जो एवरेज एनर्जी है इसका मतलब क्या है कि कुछ की एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, कुछ की एनर्जी कम हो रही होगी। हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी करते हैं, ठीक है। जब अकॉर्डिंग टू द एनर्जी करेंगे तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम लोग बाद में फिल करते हैं। अब आपके सामने ये वाले क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हम लोग जो है क्रिस्टल, बताता कि सभी की एनर्जी सेम होंगी। मैंने कहा था डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल की, मैंने कहा था डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। हमने कहा नहीं एवरेज एनर्जी की, हमने कहा कि जैसे एड्रेन आप अगर जो नॉर्मल चल रहे हो तो आपकी सारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। जैसे ही आपने सांप देखा तो आपका एड्रेनल जो है क्या करता है, हार्मोन को सेक्रेट करता है और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं तुरंत तैयार हो जाते हैं कि जो उससे लड़ना है। तो उस कारण से हो सकता है कि किसी को हमने ज्यादा एनर्जी दी होगी और किसी को कम एनर्जी दी होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो हमारी क्या होगी, बॉडी की बढ़ गई। यही चीज को हमने आपको बताया। अब हमने ये कहा तीसरा पॉइंट कि हमें कैसे पता लगेगा किसकी एनर्जी बढ़ रही है किसकी एनर्जी घट रही है। तो ये लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन सा जो है वीक फील्ड लिगेंड है। बोलिए मनीषा, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब हम इसी चीज को जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। ये डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल है। डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है? सर सेम एनर्जी होगी सारे ऑर्बिटल। एनर्जी सभी ऑर्बिटल में। ओके अच्छा ये बताओ, ये वाली एवरेज एनर्जी में कुछ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, कुछ की एनर्जी क्या होगी, कम कम। हमने कहा कि भाई ये जो एवरेज एनर्जी है ना उसका लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर लाइन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेरी सेंटर लाइन कह देते हैं। ओके ठीक है, अब इसको हमने क्या कह दिया, बेरी सेंटर जो है लाइन कह दिया। ओके इससे जो ऊपर है ये यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं ईजी। आप लोगों को याद रखना है, देखिए जो है ये हम सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। हम लोग जो भी बात करें वैसे लिखते लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बात करते हैं। ठीक है ओके, अब ये जो भी कहानी है ना सारे हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऊपर में 2 है तो इसलिए ईजी लिख दिया, ई और जी यानी कि 2 वर्ड है तो ऊपर में हमने क्या लिख दिया, ईजी लिख दिया। नीचे में 3 वर्ड है तो हमने क्या रख दिया, T2G नाम। ऐसा कोई लॉजिक नहीं, बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। ऊपर वाले को ईजी कहा, नीचे वाले को क्या कह दिया, T2G कह दिया। ओके अब जो ईजी में जो है ना 2 ऑर्बिटल आते हैं, dx² - y² और dz² आते हैं, नीचे में dxy आते हैं, dyz आते हैं, dz आते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है ना 0.6 डेल्टा नॉट होता है। यहाँ पे O नॉट का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी। यहां से इसकी जो एनर्जी है इसको -0.4 डेल्टा नॉट कहते हैं। कहोगे सर ये कहां से निकाला, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें जो हम लोग को क्या करना है एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, हम उसमें नहीं बता सकते। ओके आपको क्या याद रखना है, ये बात याद रखिएगा
कि Eg में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि नीचे 3 रखना है कि ऊपर 2 रखना है। ये तो पहले सबसे पहले ये भूल जाते हैं कि Eg में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 होते हैं या 3। तो आपको यहाँ से तो पता लग गया 2 वर्ड है, यानी कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि सर पहले हम Eg रखें या फिर जो हम लोग क्या रखें, जो है T2G रखें। अच्छा देखो, ऊपर में हमें क्या करना है, 2 रखना है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नीचे फिर हमें क्या करना है, गिनती गिनना है। ऑक्टाहेड्रल में 23 आप याद रख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल जो है यानी कि कैसा बना है, 23 से बना है। बेसिकली 2 टू द पावर 3 से बना है, यानी कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। खैर, आपको इतना से याद रखना है, Eg में 2 है तो यानी कि पहले Eg आता है ऑक्टाहेड्रल में। और क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल हम लोग 0 है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 0 यानी कि Eg है। Eg का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल पहले Eg आएगा, फिर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो आप लोग को हो सकता है अभी तो याद रहेगा, लेकिन जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि ऊपर में 2 है या नीचे में 3 है। तो आप याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल Eg कंपाउंड बनाता है, तो यहाँ से Eg से ऊपर में Eg आ जाएगा, फिर हम लोग नीचे में क्या लिख देंगे, T2G लिख देंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ठीक है, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि कुछ की एनर्जी बढ़ गई और कुछ की एनर्जी घट गई, लेकिन इसकी वैल्यू जो है कितना 0.6 जो है ऑक्टाहेड्रल क्यों आया। ये बेसिकली आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो हम लोग यहाँ से एक्सपेरिमेंट से निकाले थे, इसीलिए हम लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं बता सकते। आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। ओके, मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। 1 मिनट, लिगेंड मैंने मिटा दिए क्या, यहीं पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। Ni और यहां पे मैं दे देता हूं H2O का होल 6 और टू द पावर +2। अब आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पहले मैं सीधे सीधे निकेल का तो लिख देता हूं, आप लोगों को पता होगा आर्गन 18। ठीक है, और यहां हो जाएगा 3D एंड 4s2, और यहाँ पे निकेल 29 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और Ni+ है तो ये कितना हो जाएगा आर्गन 18 और 3D 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास ये जो है डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, सारी कहानी यहीं पे आ रही है। ये क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। डी जनरेटेड ऑर्बिटल में सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अरे भाई क्या हो गया, हिल की वजह। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ये कैसे है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। इसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही लिगेंड आना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है। जैसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि कुछ कंपाउंड जो है ना सीधे सीधे रिएक्ट नहीं करते, तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। यहाँ पे भी हमने इसको एनर्जी दिया, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है, ये टूट जाएगा कितने में, ऊपर में हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल होता है तो Eg से याद रखना, Eg कंपाउंड बनाता है, और नीचे में क्या हो जाएगा, T2G यानी कि 3 हो जाते हैं। इसको Eg कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, T2G कह देते हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेरी सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये जो है एवरेज की जो है बीचों बीच की एनर्जी को क्या कह देते हैं, इतना कह देते हैं। ओके, अच्छा इस एनर्जी को आपको मैंने बताया था कितना लिखते हैं, 0.6। क्या पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव। ओके, और इस एनर्जी को हम लोग क्या लिख देते हैं, -0.4 -0.4 डेल्टा नॉट। ओके,
ठीक है, अभी हम CFSC की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप देखोगे पिछले प्रीवियस ईयर में तो पूछा जाएगा कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ES जो है क्रिस्टल फील्ड के अनुसार से, CFT के अनुसार से। ओके, अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग भरेंगे कैसे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि पहले पेयर कर दें? पहले इलेक्ट्रॉन पहले। एक एक। ओके, फिर उसके बाद हम लोग पेयर कर देंगे। ओके, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ भी सेम हो जाएगा। ओवरऑल जो है एनर्जी में वैसे भी एक एक करके भर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं साइड में हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ध्यान से सुनना, नीचे वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम लोग पहले फिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को फिल करेंगे, 1 2 एक एक इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है, 3 फिल कर दिए। ओके, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड में जो ना इनका जो गैप होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। एनर्जी जो गैप है, मतलब जो एवरेज और जो है यानी कि बेसिकली अगर जो बेरी सेंटर से जितना अपवर्ड और नीचे के जो डाउन है उसकी एनर्जी कम होती है। आपको डायग्राम जब आगे मैं दिखाऊंगा तो वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी क्यों इसकी जो है एनर्जी कम होती है। बेसिकली कहा जाता है कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते, तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, और जब नहीं करते तो जिस कारण से इनके बीच की जो गैप कम होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो नीचे वाले में एक एक भरो, फिर ऊपर वाले में भर दो, फिर यहाँ पे पेयरिंग करो और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, T2G, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। फिर किसको 6 लिखेंगे, EG3 EG लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, CFT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोले क्या आप लोगों को समझ में आया? यस ये अगर यही यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होता तो भी यही केस बनता। भले अलग बात है कि पहले नीचे के 6 के भरते फिर ऊपर से भरते। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये CFT ने नहीं दिया था। हम भले CFT का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये, आपको मैं दिखाऊंगा भी। क्या कहा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना यूज करते हैं इसके अंदर, लेकिन CFT ने दिया नहीं था। इसका हम यूज करते, कैसे यूज करते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना अच्छा, यानी कि एनर्जी गैप होगा, और यानी कि जो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे, आप लोगों को याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैंने इसको जो है एक बार लिख दिया ताकि कि जो है इसको ट्रिक के माध्यम से समझा सकूं। एक बार, ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार। आप लोग भी कई बार फरार हो जाते हैं। और ठीक है, ऑक्सलेट को पानी से प्यार। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये जो ट्रिक है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि को और से प्यार से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जब क्वेश्चन देखोगे 2023 का जेईई मेंस का, तो कितने सारे से बने हुए तब आपको पता लगेगा। ओके, अगर जिसको ये आता होगा तो उसके मैं बता रहा हूँ कि अगर जो 6 शिफ्ट में हुआ था तो 3 शिफ्ट में इसी से पूछा गया था, और 3 शिफ्ट में जो है VVT से पूछा गया था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाचते नाचते, उड़ते, अमोनिया, इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है, बेसिकली यहां पे हमने क्या कहा
कि एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता, यहाँ पे उड़ते नहीं लिखे, उड़ता लिख लीजिए, ठीक है, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो पहुंच गया। जो भी आगे आपको जोड़ना है उसको जोड़ सकते हो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अगर मान लो कि EN, CN और CO के साथ आपको 3 कंपाउंड दिया जाए तो CO की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आपको इसको याद रखना है, याद रख लोगे? यस सर। ठीक है, कैसे याद रखना है? एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो पहुंच गया। ओके, ये चीजें जो है, अब इसी चीज को देखो, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को जो है क्लासिफाई किया कि यहाँ पे डीजनरेटेड ऑर्बिटल था, यानी कि DX, DY एंड DXZ। बेसिकली हमने ZX लिखा था, इन्होंने XZ लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं। DXY² एंड DZ²। आपको मैंने इसलिए ऐसा बताया ताकि कि आपको याद हो सके। इसकी एवरेज एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी। और इसी चीज को देखो, हमने क्या कहा था, 0.6 डेल्टा नॉट कहा था, और इसी को हमने क्या कहा था, 0.4 डेल्टा नॉट कहा था। ठीक है, ऊपर में जो है DX² Y² DZ, आपको याद रखना है कि ऊपर में कौन सा यूज करते हैं, DX² Y² Z², और नीचे में जो है DXY DYZ एंड DX जो है ZX यूज करते हैं। मैंने यहीं पे आपको टेट्राहेड्रल के लिए बता देता हूं। मेरे पास डायग्राम भी है, लेकिन मैं आपको दिखा के बनाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। टेट्राहेड्रल अगर जब आपके सामने आ जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। अब जब टेट्राहेड्रल आ जाएगा तो यहां तक तो आपको बिल्कुल सेम है। यहां भी d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डीजनरेटेड हो जाएगी, डीजनरेटेड d ऑर्बिटल। ओके, ध्यान से सुनना, आगे जो है आपको काम आ जाएगा। इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एवरेज एनर्जी होगी 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी में क्या होगा कि कुछ की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब देखो ध्यान से, किन्हीं ने कुछ पूछा है? सर यहीं से मैं पूछ रही थी कि उनकी एनर्जी क्यों बढ़ती है। अच्छा, आप यही कह रहे थे कि डीजनरेटेड d ऑर्बिटल से एवरेज एनर्जी क्यों बढ़ती है? यस सर, क्योंकि मैंने जो जनरेटेड होती है उनमें सेम होती है, फिर बाद में बढ़ती क्यों है उसकी एनर्जी। ओके, मैंने कहा कि जैसे मान लो कि आपके सामने कोई अगर जो घर में आता है, सपोज करो, तो क्या हम लोग एकदम नॉर्मल रहते हैं अगर जान पहचान नहीं है तो? वही यहाँ भी होता है कि जब ये लिगेंड आते हैं तो ये अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि अपने घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग अच्छे से कपड़े लत्ते पहन के रहते हैं, ऐसे नॉर्मल में अगर जब नॉर्मल नहीं पहनते हैं, लेकिन जैसे कोई मेहमान आने वाला, खास मेहमान, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पहन के रखते हैं। जैसे मामा आ गया, चाचा आ गया, जो भी आ गया, नाना नानी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे मान लो कि हमने कहा कि सांप देखते हैं, तो हम अपनी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं ताकि कि हम रेडी रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, वो हमें जो है नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जो कंपाउंड है ना, वो एक्चुअली रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे। जब लिगेंड आया तो हमने क्या करते हैं, जैसे किसी के ऊपर प्रेशर आता है तो खुद ही देखना पड़ने लग जाता है। तो ये भी वैसे ही हुआ कि जब ये लिगेंड आया तो ये लिगेंड के आने के कारण ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि खुद से अपनी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसके अंदर ऐसा कहीं से जादू आया कि जो इसकी एनर्जी नहीं, ये तो ये डीजनरेटिंग d ऑर्बिटल है, ये भी तो लिगेंड का ही है। नहीं, ये लिगेंड जब अटैक नहीं करता तब की कहानी है, और जब ये लिगेंड अटैक करता है तब की कहानी है। ये जब यहाँ पे नॉर्मल अगर डी है तो यानी कि वो नॉर्मल पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लिगेंड अटैक करता है तो वहां पे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि लिगेंड ये जो डी ऑर्बिटल रिएक्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने क्या करा कि इसको बाहर से थोड़ी एनर्जी दी ताकि ये क्या कर सके, डी ऑर्बिटल के साथ जो है रिएक्ट कर सके। बोलिए, क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब देखो कहानी क्या हो गई कि अभी तक हम कर रहे थे इजी, अब हम कर देते हैं हार्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, T2G। क्या लिख देंगे, T2G। और यहाँ क्या लिख देंगे, EG। बस जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर देना। जो भी चीजें आपने पढ़ी ऑक्टाहेड्रल में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर।
और इसको हमने नीचे में क्या नाम दिया था, T2G, और इसको क्या नाम दिया था, EG नाम दिया था। जी और एनर्जी नीचे में कितनी लिखी थी, -0.4। अब जो है ऑक्टाहेड्रल ना लेके क्या लिख देंगे, टेट्राहेड्रल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.6 +0.6 एंड डेल्टा टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और याद रखिएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी। जेई एडवांस का क्वेश्चन इसी से आया था, एडवांस की बात कर रहा हूं। आपको ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी दे दिया था और टेट्राहेड्रल की एनर्जी पूछ देगा, ये 9 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको जनरली क्या करेगा, अभी बच्चों को यही नहीं पता होता ना कि इसके रिलेशन क्या होते हैं, जिस कारण से आप लोगों को जो है आपको ये याद रख लेना है कि आपको जो है कई बार जब आप अगर एलएन सब का पेपर दोगे तो वहां पे जब लास्ट समय आएगा जनवरी के आसपास, मैं एलएन के पेपर आप लोगों को डेली दिलवाने का प्रयास करूंगा, या जब भी निकलेगा एलएन आकाश का तो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस करना, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो इसीलिए आपको वहां पे ये जरूर क्वेश्चन मिलेगा, मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलते हैं। ओके, तो ये जो इसकी एनर्जी है डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, 4/9 डेल्टा टी हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक दो क्वेश्चन है, पहले मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल के लिए, अब यहाँ पे देखो ऊपर में कितना 2/4, यानी कि कितना हो जाएगा 2/4, आपके पास कितना हो जाता है 0.4, यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे सेंटर के नीचे है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये जीरो एक्सिस है, जीरो एक्सिस के ऊपर प्लस होता है, जीरो एक्सिस के नीचे जो है माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको एक दो क्वेश्चन समझाते हैं, फिर ये खुद ही आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वीक फील्ड के लिए और जो है इसके लिए। अब यहाँ पे मैंने NiH2 होल 6 अभी जस्ट बताया, मैं सेकंड वाला जो है क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो निकेल, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ थर्ड के लिए, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगी, तो इस प्रकार से तो आर्गन 18, ठीक है, और 3D 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D 4s0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो नो सर सर हमेशा क्लियर है? यस सर। ओके, यस अब सर देखो हमने क्या करा, अब मैं डी जनरेटेड नहीं बना रहा हूँ, सीधे सीधे एवरेज बना दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना सा पता लग गया होगा, इसको हम लोग जो है सीधे सीधे जो है एवरेज एनर्जी बनाते हैं। एवरेज एनर्जी है, इसका मतलब है डी जनरेटेड से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ देंगे, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल को याद रखने के लिए हमने क्या कहा था, EG होता है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जीरो के बाद क्या होता है EG ही आता है, क्योंकि जीरो याद रखना आसान हो जाता है, यहाँ पे 2 and 3 हो जाता है। ओके, ये जो है क्या है बेरी सेंटर है, और ऊपर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, नीचे की एनर्जी क्या होती है नेगेटिव नेगेटिव। ऊपर में कितना होता है 0.6 डेल्टा टी, और इसकी एनर्जी जो होती है क्या हो जाती है -0.4 डेल्टा में। अच्छा देखो ओवरऑल है ना एनर्जी बेरी सेंटर पे ही होगी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 भरोगे तो 2.4, नीचे में 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इंटू 4.4 इंटू 6 2.4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं बेरी सेंटर, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वो अलग बात है, बनाने का तरीका बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बना है, आप लोग बस समझ जाना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। अगर आपके सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखे तो हम पहले एक एक भरेंगे, यहाँ पे यहाँ पे, ओके। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो कहेगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाने देगा, वो क्या कहेगा पहले नीचे ही भरो, फिर हम क्या करेंगे ऊपर जाने देंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो क्या करेगा कि दोनों को जो हम लोग क्या कर दें ऊपर भर दे और नीचे भर देना। अगर वीक फील्ड होता तो इसके हाथ में कंट्रोल नहीं है। एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है, अभी जस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना तो इनके बीच की एनर्जी यानी कि जो यहां से EG से T2G के बीच की एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। वो जो अपनी एनसीईआरटी बुक लिखती है
कि Eg से T2G की एनर्जी की गैप जो है काफी ज्यादा हो जाती है, किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, जिस कारण से ये क्या करते हैं, जंप नहीं कर पाते। लेकिन हम आपको सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखे तो वो क्या करता है, नीचे नीचे ही पहले प्रयास करता है भरने का। अगर जब नीचे से बच जाता है तो ऊपर जाता है। अब जैसे यहाँ पे 6 भर दिए तो यहाँ पे क्या भर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ओके, अब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G6 एंड Eg2। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है ये इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। एक और छोटी सी बात बताता हूं जो काफी अच्छी बात है। होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, मैं कलर के बारे में बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम बाहर से जब ज्यादा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप कर जाता है। और आपको पता है कि कोई भी, आप किसी को जबरदस्ती, अगर जब मान लो मेरे को डॉक्टर पढ़ाई नहीं आती, मेरे को डॉक्टर बना दोगे तो मैं 4 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाऊंगा। कोई कहेगा सुई का मारने के लिए मेरे को कहेगा नस में, और मैं मार दूंगा हाथ में, तो वो क्या करेगा, मारेगा ही। मेरी अनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहना आसान होता है, मैं कहने के लिए तो कह दूंगा कि ऐसे रस्सी बांधो या जो भी है और उसके अंदर नस में मार जो है लगा दो सुई। लेकिन जब रियल में जो फेस करता है तो उसके सामने अलग ही होता है। अब क्या पता किसी को नस ही ना दिखे। आप लोगों ने अगर कभी ऐसा नोटिस किया होगा, मैंने एक बार फील किया था। मैं हॉस्पिटल गया था, एक बच्चा था, अब उसका जो डॉक्टर जो था वो परेशान हो गया, ना तो हाथ में नस दिखे ना पैर में नस दिखे। अब वो क्या करे, तो आपके ना पैर के पास ना एक छोटा सा नस होता है जहाँ पे गोल जैसा ठनिया होता है, उसमें ना नस आपको दिखता है, तो वहां से उसको जो है वापस रिवर्स किया। यहाँ पे भी नहीं दिखा, यहाँ पे भी नहीं दिखा। बच्चे में जो है काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि नसें अंदर में होती है। जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं या बड़े होते चले जाते हैं, या किन्हीं किन्हीं का दिख भी जाता है, मेरा भी नहीं दिख रहा है। जिनका हाथ थोड़ा सा सही होता है तो उसका हाथ सही का मतलब क्या है, यानी कि किसी का दिखता है किसी का नहीं भी दिखता है। तो अब वो चीजें सामने आ जाएंगी तो मेरे लिए भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। अब वापस से आपको ये वाला सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहता है इफ डेल्टा नॉट, यानी कि जो है ऑक्टाहेड्रल में, पी द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर ऑन द Eg ऑर्बिटल। अगर फोर्थ ऑर्बिटल में Eg कब जाएगा, जब वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। वही वो कभी वही कहता है। लेकिन अगर जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब वहां पे ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर जब आपको कहेगा क्या Eg में जाएगा क्या, नहीं, यानी कि जब वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो नहीं जाएगा। T2-4 पूरा का पूरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और Eg में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या कर देता है कि वो जो है नीचे ही पेयर कराता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनके बीच की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा होती है, और जब वो काफी ज्यादा होती है तो जिस कारण से वो क्या हो जाता है कि वो जो है ऊपर नहीं जाके जो नीचे ही पेयर कर देता है। हमने आपको सिंपल शब्दों में बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखे तो आप सिंपली क्या कर देना कि जो है नीचे पहले फिल करना पूरा, फिर जो है ऊपर लेके जाना। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर हमें कैसे पता कि कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बताया था पंजाब नेशनल कॉर्पोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुने हैं? इसी को याद रखिएगा, पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन के जो बने होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और आप लोग जो है, जो बच्चा सो के रहता है उसका जो है सेहत कैसा होता है, वीक होता है, यानी कि सल्फर, ऑक्सीजन, इसके जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इनको याद रखिएगा, आपका Yes, sir. काम बन जाएगा। ओके, अब आपको D5 के लिए भरना है, मैं सीधे सीधे भर दूं। आप देखो ऑक्टाहेड्रल है, वीक फील्ड है, तो नीचे में पहले भरेगा या ऊपर में भरेगा? अब वीक फील्ड है, 1 2 बोलिए, ऊपर में Eg, नीचे में क्या हो जाएगा, भरेगा। अब मुझे बताओ कि D5 है, यस अब हम पहले एक एक भरेंगे, सर, किसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। Yes. अब मुझे बताओ कि ऊपर भरेंगे या नीचे भरेंगे? तो सर ऊपर। ऊपर भरेंगे। याद रखना, जब वीक फील्ड होता है तो इनकी एनर्जी गैप कम होती है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर जो भर देते हैं।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 एंड Eg2 हो जाएगा, एंड ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता रहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, जब आप एनर्जी देते हो तो ये क्या होगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब वापस अपने, क्योंकि हर कोई कंपाउंड जो स्टेबल रहना चाहता है, जब रिटर्न करेगा तो ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, जिस कारण से आपको अलग अलग कलर जो है दिखाई देगा। अब कैसे कलर को पहचानोगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, आपके आगे क्लास है, 20 से ही क्लास है ना। यस ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये Ni को हमने क्या करा कि रिएक्ट कराया, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, इस HiNO4 जो हमने यहाँ से ले लिया 4 और En और ये 2+, क्योंकि En जो होता है कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो चार्ज पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NiH2O का होल 2 En2 और यहाँ पे 2+ एंड ये कितना हो जाएगा 2H2O, और यहाँ से NiH2O 4, यहाँ पे 4 की जगह पे अब कितना है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं, तो 2 En 2+ एंड En, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, En का होल थ्राइस 2+ एंड 2H2O। देखो पंजाबी लोग जो है बल्ले बल्ले करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि P से क्या हो जाता है, पेल ब्लू हो जाता है। इसका जो कलर होगा वो याद रखिएगा, पेल ब्लू हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, इसका जो है वॉयलेट हो जाएगा। एक और बात अभी मैंने बताया था, यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोगों ने विबग्योर का नाम सुना है, यस बस आई को हटा देना, ठीक है, आई को हटा देना, बाकी सारे को सीक्वेंस में लिख देना, VIBGYOR। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि इसका कलर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या हो जाएगा कि अगर पहले वॉयलेट है तो रेडिएशन के बाद जो कलर इमिट करेगा वो येलो यूज करेगा। आप ये जरूर देखना, जैसे मान लो ये रेड है तो यानी कि वो क्या करेगा, रेड के साथ जो यानी कि क्या करेगा, यूज करेगा, तो यानी कि क्या करेगा, ग्रीन यूज करेगा। अगर ऑरेंज कलर है तो वो क्या करेगा, रेडिएशन के बाद जो कैसा कलर यूज करेगा, ब्लू कलर भी वो क्या करता है, यूज करता है। अगर जब वॉयलेट और जो है ब्लू हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको देखना होगा कि किससे किससे बन रहा है, यानी कि येलो और जो है ऑरेंज से जो है वो कैसा कलर शो करेगा। आपको इस बात को याद रखना है कि अगर इनिशियल में ऐसा कलर दे रखा है तो बाद में इमिशन के बाद कैसा कलर हो जाएगा। आप इस डायग्राम को बना लेना और आपके जो सारे जो है कलर के रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम लिमिटेशन को जो है कल की क्लास में बताएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन जो है वीक फील्ड है, कौन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ओके, अब यहाँ पे याद रखना कि जो सबसे अच्छा डोनर होता है वो कार्बन का डोनर होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर हैलाइड का होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, आप लोग प्लीज 3-4 मिनट वेट कीजिएगा। अब देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन देखो 23/2024 का जो है क्वेश्चन ले रखे हैं, 24 जनवरी 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं एक बात बताना, ओके वेरी गुड, एक बात यहाँ पे बताना भूल गया हूँ कि आपको CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है निकाल देता हूँ, यहाँ पे जगह कहाँ, यही निकाल देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.6x डेल्टा नॉट प्लस, या माइनस कर देता हूं सीधे सीधे, माइनस 0.4 y डेल्टा नॉट। यहाँ पे x नॉट, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Eg, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखते हैं। चलिए अब वापस आपको एक काम करना है होमवर्क के रूप में, D1 से लेकर D10 तक के सभी को अपने से अरेंज करना है, वीक फील्ड एंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के लिए अब बनाना। यहाँ तो आप लोगों को मैंने बताया कि जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग जो है ये यूज करते हैं, लेकिन जो है क्रिस्टल फील्ड ने जो है बताया। ओके,
नेक्स्ट वन, ये आपको CFSC से जो है क्वेश्चन है, मैं ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, प्लीज आप लोग वेट कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर पे कितना प्लस है, 2 प्लस है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो आर्गन 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 होता है, तो यानी कि 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल से आप देखो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड है, 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन ऊपर में Eg भरेंगे और नीचे में क्या भरेंगे, T2G भरेंगे। T2G। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सबसे पहले नीचे भर देते हैं, ओके, और ऊपर में कितना हमारे पास बचा, 3, अभी तो 9 होंगे, इस प्रकार से हमने फिल कर दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, CFSC निकालना है, तो CFSC का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.6x डेल्टा नॉट माइनस 0.4y डेल्टा नॉट। ओके, अरे भाई क्या हो गया, क्या आप लोग जो है मन ही मन गुस्सा रहे हो क्या? No, सर, sir. नो सर No, sir. ये भी काम नहीं कर रहा है कई बार, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखो x कितना है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पे कितना कर देंगे 0.6 इंटू 3 माइनस 0.4, नीचे में कितना है 6, यानी किस प्रकार से भर देंगे, और बाहर में जो है डेल्टा नॉट लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया 1.8 माइनस 2.4, कितना हो जाएगा -0.6। अब देखेंगे कि किसका -0.6 है, तो यानी कि ए तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि या तो ए होगा या तो डी होगा। आगे चेक करते हैं, Ti टिटेनियम का कितना होता है, यानी कि 22 होता है, इसका टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। मैं यहीं पे फिल कर देता हूँ, 22 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। ठीक है, स्केडियम टिटेनियम 22 तो 3d2। तो ये बताओ वीक फील्ड है, तो यानी कि वैसे भी 1 1 भरता, तो यानी कि सीधे सीधे क्या लिख दो, CFSC इक्वल टू 0.6 इंटू 0, क्योंकि Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.4 इंटू 2, हमारे पास कितना है 3 है, सॉरी, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा -0.4। अब देखेंगे -0.4 कहाँ है, यानी कि फोर्थ में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो है ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से ना देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 के। कल अब मैं आप लोगों को 12 बजे के करीब एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो उसमें कुछ ये क्वेश्चन भी करा दूंगा जिनसे नहीं बने, लेकिन जरूर आप लोग एक बार बनाना, देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपसे बनेगा। अब जैसे मान लो कि आपसे पूछ देगा कि इसके अंदर जो है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ आपको बताना है सबसे ज्यादा किसका है, तो हमने कहा था एक बार सचिन क्लास से, सब में माइनस होता है, ठीक है, क्लास से फरार, ठीक है, ऑक्सलेट को पानी से पिया, और फिर हमने क्या कहा था, नाश्ता उड़ता, ए हो जाएगा इसका, ठीक है, नाश्ता उड़ता, और फिर हमने क्या बताया था, इन कनाडा एंड कोलंबो। तो इसका देखो सबसे ज्यादा किसका है, CO, फिर EN, फिर NH3, यहाँ पे NH3 कहाँ दिया है, ये यहाँ पे छूट गया, नाश्ता उड़ता अमोनिया छूट गया है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक और देखो, आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अच्छा इसको A दिया हुआ है तो A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यानी कि A का, यानी कि ये हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, यानी कि इसका राइट। इस टाइप के बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और एक टाइप का आपको बता देता हूँ, ये तो आप लोग अभी बना लेना, जस्ट आप लोगों को जरूर सभी को सॉल्व करके बनाना। अब जैसे मान लो कि आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो जो सबसे ज्यादा EN की स्टेबिलिटी होगी वही होगा। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, CN हो जाता है, तो यानी कि जो है प्रकार से,
ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, तो क्योंकि आपकी मैडम भी इंतजार कर रही होगी।